साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज ये अध्याय 1.2 है। हम लोग क्या स्टैटिक जीके लेके चल रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास का। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, अरब सेनापति द्वारा सिंध विजय के बाद स्थापित किए गए दो प्रमुख स्वायत्त अरब अमीरात कौन से थे जो लंबे समय तक बने रहे? तो यह थे मंसूरा और मुल्तान। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, खिलाफत के कमजोर होने के बाद 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिंध दो स्वतंत्र साम्राज्य में बढ़ गया। एक दक्षिण का साम्राज्य जो मंसूरा का अमीरात था और दूसरा उत्तर में मुल्तान का अमीरात। ये दोनों क्षेत्र लंबे समय तक स्वतंत्र मुस्लिम बस्तियों के रूप में बने रहे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अरब इतिहासकार अल इस्ताखरी के अनुसार मंसूरा और मुल्तान के अरब निवासी अपने दैनिक जीवन में अरबी के अलावा भारत के किस स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे? तो सिंधी भाषा का प्रयोग करते थे। देखिए, 10वीं शताब्दी में अरब भूगोलवेत्ताओं और यात्रियों जैसे अल इख्तिखारी और इब्न हौकत ने अपनी विवरणों में ये लिखा है, ये दोनों लेखक है, विवरणों में लिखा है कि सिंध के अरब शासक और नागरिक अरबी भाषा के साथ साथ स्थानीय सिंधी भाषा में भी धड़ल्ले से बातचीत कर सकते थे, बोल सकते थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण के समय सिंधु के किस मुख्य बौद्ध धार्मिक केंद्र और नगर के गवर्नर ने बिना लड़े ही अरबों के साथ अहिंसक आत्मसमर्पण की संधि कर ली थी? तो यह थे नेरून। देखिए, आधुनिक हैदराबाद यानी सिंध के पास स्थित नेरून शहर में बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों का बाहुल्य था। उन्होंने अपनी धार्मिक सिद्धांतों के कारण युद्ध करने से इनकार कर दिया और इज्जाज के पास पहले ही दूत भेजकर आत्मसमर्पण की सभी शर्तें वो लोग मान ली थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार म्लेच्छों यानी अरबों की एक विशाल सेना को पराजित कर उन्हें राजपूताना और गुजरात के आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक दिया था? तो यह है नागभट्ट प्रथम। देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम ने 730 से लेकर 740 ईस्वी के दौरान सिंध के अरब गवर्नर जुनैद के नेतृत्व में आई विशाल सेना को पश्चिमी भारत यानी राजस्थान और मालवा में पूरी तरह से क्या पराजित कर दिया। इस विजय का उल्लेख ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के अंतिम सुरक्षित गढ़ ब्राह्मणवाद पर अधिकार करने के बाद दाहिर की किस विधवा रानी से विवाह कर लिया था? तो यह रानी लाडी थी। रानी लाडी यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, रावर में दाहिर की मृत्यु और रानी बाई के जौहर के बाद दाहिर की दूसरी रानी लाडी ने ब्राह्मणवाद के किले में शरण ली थी। किले के पतन के बाद कासिम ने उनसे विवाह कर लिया ताकि स्थानीय जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता वो बढ़ा सके। चलते आगे। अगला प्रश्न है, गुजरात और दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे अरब सेना को 738 ईस्वी में नौसारी यानी गुजरात के ऐतिहासिक युद्ध में किस चालुक शासक ने गवर्नर के बुरी तरह पराजित किया था? गवर्नर को तो यह है अवनीजानाद यानी ये ऑप्शन ए सही होगा, अवनीजानाश्रय पुलकेशिन। देखिए, बादामी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के लाट यानी गुजरात क्षेत्र के गवर्नर पुलकेशिन ने नौसारी के युद्ध में अरबों को हराकर दक्षिण भारत की ओर बढ़ने से बुरी तरह से उनको रोक दिया था। इस वीरता के लिए चालुक्य राजा ने उन्हें अवनीजानाश्रय का ये उपाधि दिया था। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का आश्रय की, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का आश्रय। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मुल्तान पर अधिकार करने के बाद अरब शासकों ने वहां के किस प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट नहीं किया क्योंकि वह उनकी आय यानी तीर्थयात्रा कर का मुख्य स्रोत था? तो यह था आदित्य सूर्य मंदिर। देखिए, मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर प्राचीन काल में पूरे उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध था। अरब अमीरों ने उसे सुरक्षित रखा क्योंकि इससे उन्हें भारी राजस्व कर मिलता था। अब भी कोई भी हिंदू राजा मुल्तान पर हमला करता था तो वह शासक इस मूर्ति को तोड़ने की धमकी देकर
सिंध सिंधी से कर लेते थे, सिंधियों से। चलते हैं आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर के किस प्रसिद्ध कारकोट वंशी राजा ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के साथ मिलकर सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमण को विफल किया था? यह था ललितादित्य मुक्तापिंड। तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, कश्मीर के महान और पराक्रमी शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने अरबों, जिन्हें चीनी स्रोतों से ये में तथा शिलालेखों में और भारतीय स्रोतों में ये है पता चलता है कि उत्तर भारत की ओर बढ़ते हुए प्रयासों को हिमालयी क्षेत्रों में बुरी तरह से उनको कुचल दिया गया था। किसको? अरब के आक्रमणों को क्या किए थे वो लोग? विफल किए थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता का अब्बासिद खिलाफत के दौरान अरबी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया था? तो यह किताब सुसुरुद, यानी ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, भारतीय तो देखिए इसमें क्या है, भारतीय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के महान प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता का बगदाद के बैत अल हिकमा यानी ज्ञान का घर, इसका अर्थ होता है बैत अल हिकमा का मतलब होता है ज्ञान का घर, में अरबी विद्वानों द्वारा किताब सुसरुद या किताब सासुरुद के नाम से अनुवाद किया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की किस बहन या चचेरी बहन को आत्मसमर्पण करने से मना करने पर ब्राह्मणवाद के किले में घेर रखा था? तो यह था रानी गोराडी। देखिए, चचमाना के अनुसार राजा दाहिर की एक बहन यानी चचेरी बहन गोराडी ने ब्राह्मणवाद के किले में एक हिस्से में अरबों के खिलाफ रक्षा मोर्चा संभाला था, लेकिन बाद में आंतरिक गद्दारों के कारण किले का पतन हो गया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध के स्थानीय किसानों और चरवाहों से कर वसूलने के लिए किस भारतीय समुदाय को उनके पारंपरिक प्रशासक पदों जैसे चौधरी या मुकद्दम पर बनाया रखा था? तो ये थे ब्राह्मण और राजपूत, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, सिंध का प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने पुराने राजस्व अधिकारों जैसे मुख्यतः ब्राह्मणों और स्थानीय राजपूतों को उनके पदों पर बहाल रखा, क्योंकि अरबों को स्थानीय भाषा और कर व्यवस्था का ज्ञान नहीं था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में खिलाफत का नियंत्रण कमजोर होने पर सिंध में किस नए अरब राजवंश की स्थापना हुई थी जिसने मंसूरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह है अब्बासी राजवंश, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, उमर इब्न अब्दुल अजीजा अल अब्बासी 1854 ईस्वी में के आसपास सिंध में अब्बासी राजवंश की नींव रखी। इस राजवंश ने बगदाद के खलीफा से नाम मात्र का संबंध रखा। सिंध पर यह स्वतंत्र रूप से क्या किया? शासन करता था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, सिंध के किस शहर को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वहां के स्थानीय बौद्ध स्तूप और विहारों को संपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी दी थी? तो यह है नेरून और कलोरी। देखिए, नेरून के बौद्धों द्वारा स्वेच्छा से समर्पण करने के बाद कासिम ने एक आधिकारिक घोषणा यानी सनद जारी की थी, जिसके तहत बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और उनके पुजारियों की धार्मिक संपत्तियों की रक्षा का वादा भी इसमें शामिल था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अरब यात्री इब्न हौकल के विवरण के अनुसार 10वीं शताब्दी में सिंधु के मुस्लिम शासक और हिंदू व्यापारी आपस में मेलजोल के लिए किस विशेष पोशाक को समान रूप से पहनते थे? यह कुर्ता और पायजामा था। देखिए, इब्न हौकल ने लिखा है, मंसूरा और मुल्तान के बाजारों में रहने वाले अरब और हिंदू व्यापारी सांस्कृतिक रूप से इतने करीब आ गए थे कि वे एक जैसा पोशाक पहनते थे, यानी स्थानीय लोग जो कुर्ता पजामा पहनते थे दोनों मजहबों के, जिसके केवल नाम देखकर ही उनके धर्म की पहचान की जाती थी, पहनावा से पहचान नहीं की जा सकती थी।
चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक अरबी स्रोत के अनुसार सिंध के राजा दाहिर के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसने शुरुआती समुद्री अरब आक्रमणों को मकरान तट के पास रोका था? तो यह तारिक ए मासूमी, यानी ऑप्शन ए सही होगा, तारिक ए मासूमी। देखिए, तारिक ए मासूमी यानी सिंध का इतिहास में उल्लेखित है कि राजा दाहिर और उनके पूर्वजों के पास तटीय सुरक्षा के लिए जहाज़ों का बेड़ा था जिसने शुरुआती दौर में अरबों के समुद्री अभियानों का कड़ा मुकाबला किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस रणनीतिक शहर पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां के राजा दाहिर के प्रधानमंत्री सिस्कर को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था? तो यह था ब्राह्मणवाद, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, ब्राह्मणवाद के पतन के बाद राजा दाहिर के बुद्धिमान प्रधानमंत्री सिस्कर ने अरबों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी प्रशासनिक योग्यता को देखते हुए उन्हें अपनी मुख्य सलाहकार और वजीर नियुक्त किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी के दौरान मुल्तान में किस स्वतंत्र अरब राजवंश की स्थापना हुई थी जिसने बगदाद के खिलाफत से अलग होकर शासन किया और बाद में इस्लामिक मत को अपनाया? तो यह था ऑप्शन सी सही होगा, सामिया राजवंश। सामिया राजवंश, देखिए, मुल्तान में बनु मनुभीम यानी सामिया राजवंश ने एक स्वतंत्र अरब अमीरात की स्थापना की थी। यह राजवंश मुल्तान के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर से होने वाली आय के कारण अत्यधिक समृद्ध हो गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध अभियान के दौरान राजपूत घुड़सवारों का मुकाबला करने के लिए सीरिया से आए नए विशेष ऊंट सवार दस्ते का उपयोग किया था? तो यह था जमील उट कोर, यानी ऑप्शन सी सही होगा इसमें। देखिए, सीरियाई और इराकी मरुस्थलों की प्रशिक्षित अरब ऊंट सवारों ने सिंध के रेतीले इलाकों में राजपूत सेना के भारी हाथियों और घोड़ों के खिलाफ जो अत्यधिक शक्तिशाली बल तैयार किया था। ये था ऊँटों का दस्ता, जो अरब की जीत का एक बहुत मुख्य कारण बना। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, चचमाना के अनुसार राजा दाहिर की पराजय के बाद सिंध के किस क्षेत्र की स्थानीय जनजाति मुखियाओं ने स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार कर लिया था ताकि वे अपनी पैतृक जमीन बचा सके? तो यह थे ककरिया के जाट। देखिए, सिंध के ककरिया और पूर्वी मैदानी इलाकों के कुछ जाट मुखियाओं ने, जो पहले के चच राजवंश के भेदभाव से तंग आ चुके थे, अपनी सामाजिक स्थिति और जमीन की सुरक्षा के लिए कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अरबों के किस आक्रमण के समय राजा दाहिर के अरबों के सिंध आक्रमण के समय राजा दाहिर के भाई का क्या नाम था जिसने राजा चच की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए सिंधु की गद्दी संभाली थी? तो यह राजा चंदन थे, राजा चंदर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, राजा चच की मृत्यु के बाद उनके भाई चंदर ने सिंध का शासन संभाला था। वह बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक सहिष्णु था। चंदर की मृत्यु के बाद ही चच के पुत्र राजा दाहिर अलोर की गद्दी पर बैठते हैं। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के राओर किले का मुख्य सैन्य कमांडर कौन था जिसे राजा दाहिर की मृत्यु के बाद भी अरबों के खिलाफ कड़ा संघर्ष जारी रखा था? तो ये थे जय सिंह, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, जय सिंह राजा दाहिर का प्रतापी पुत्र और राओर किले का मुख्य कमांडर था। पिता की मृत्यु के बाद उसने हार नहीं मानी और सेना को पुनर्गठित कर ब्राह्मणवाद के किले से अरबों के खिलाफ रक्षात्मक युद्ध लड़ते रहे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध के स्थानीय करों की व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष नियम बनाया था जिसके तहत सरकारी खजाने में जमा होने वाली खम्स यानी युद्ध की लूट का माल का कितना हिस्सा खलीफा के लिए सुरक्षित रखा जाता था? तो यह रखा जाता था 1/5, यानी ऑप्शन सी होगा, 5वां हिस्सा।
देखिए, इस्लामिक कर प्रणाली के अनुसार युद्ध में लूटे गए कुल माल जैसे युद्ध में लूटा गया संपत्ति उसको खम्स कहते थे, का लगभग 4/5 भाग लड़ने वाले सैनिकों में बांट दिया जाता था, जबकि शेष भाग जो 1/5 बचता था वो केंद्रीय खजाने में खलीफा के लिए भेज दिया जाता था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चचनामा के अनुसार सिंध विजय के बाद किस नगर के पतन के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने वहां के स्थानीय बौद्ध मठ के प्रमुख की समनी कहकर संबोधित किया और प्रशासनिक अधिकार सौंपे? तो यह है सेहवान यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, सेहवान शहर के बौद्ध भिक्षुओं की अरबी इतिहास में समनी यानी श्रमण का अरबी रूपांतर है। समनी क्या है? श्रमण का अरबी रूपांतर है। कहा गया वहाँ के बौद्ध प्रमुख के कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी, जिसके बाद कासिम ने उन्हें शहर का आंतरिक नागरिक प्रशासन संभालने की अनुमति दे दिया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।